सच्चाई ये है कि प्राइवेटाइजेशन की ओर सरकार जा रही है। बड़े बड़े अडानी अंबानी का बड़का बड़का ये बन रहा है, स्टोर बन रहा है, गोडाउन बन रहा है। अब शिबू सोरेन जी क्यों जेल गए? हेमंत सोरेन जी जवाब दे सकते हैं। कल से उर्दू में भाषण देंगे हेमंत सोरेन जी, कल से उर्दू में जवाब देंगे आलमगीर साहब। अगर वो आकर के इस बात को कहें तो हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आदाब। द न्यूज़ मिर्ची में स्वागत है आप सभी का। सीधी और तीखी सवाल करेंगे हमारे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से। सर, जैसे कि अभी जो झारखंड में कांग्रेस अच्छा कर रही है और सर आप एक सफल अध्यक्ष भी रहे हैं, तो सर ये सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस आने वाले टाइम में धरातल पर कांग्रेस बहुमत में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? भविष्य किसने देखा है? आपने देखा है, मैंने देखा है। मैं अभी ऑफिस के लिए चला हूँ। नहीं, चूँकि सर आप एक सफल अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं मैं चला हूँ ऑफिस के लिए। पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाएगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, अंग्रेजी पढ़े हैं ना, देयर इज मैनी ए स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। आप चाय उठाए हैं तो पी ही लेंगे, ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है चाय गिर जाए आपके कमीज पर। सर तजुर्बा भी होता है। सर तजुर्बा होता है, तो हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस बढ़े। अभी 16 हैं, 18 हैं, जो भी हैं, उससे ज़्यादा आवे और सत्ता में फिर आवे, लौट के आवे। हम तो यही चाहेंगे एक कांग्रेसी होने के नाते, है ना। और लोगों को जज करना है कि क्या होगा, कैसे होगा, उस समय परिस्थिति क्या रहेगी। 2024 के नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा, परिस्थिति क्या रहेगी। पॉलिटिक्स जो है, काम पर तो कुछ मिलता होता है, निर्णय करती है, लेकिन उस समय परसेप्शन पर, पॉलिटिकल परसेप्शन पर ज़्यादा वोट मिलता है लोगों को, है ना। उस समय पॉलिटिकल परसेप्शन बनता है कि ये पार्टी बढ़िया है, वो पार्टी बढ़िया है, ये आदमी बढ़िया है, वो आदमी बढ़िया, एक परसेप्शन बन जाता है। तो अच्छा से अच्छा काम करने वाला भी ऐसा नेता जो दिन रात अपने क्षेत्र में रहा, फैक्ट्री बनवाया, पानी की व्यवस्था किया और इलेक्शन हुआ तो हार गया, उसको क्या कहिएगा? काम के आधार पर तो नहीं हारा, परसेप्शन के आधार पर हार गया बेचारा। अच्छा, मेरा अगला सवाल है सर, किसानों का मुद्दा सर, राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सर, वो बहुत अच्छे से पूरे देश में सर इस चीज़ को सर ये कर रही है, ठीक है ना, अगुवाई कर रही है। झारखंड प्रदेश में चूँकि सर झारखंड में किसानों के मुद्दे को सर आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ कर रही है सर झारखंड सरकार किसानों के मुद्दों के लिए? देखिए, किसानों के मुद्दे के लिए एक तो हम लोगों को जगाने के लिए, जब मैं अध्यक्ष था तब की बात करूँगा, गोड्डा से देवघर तक 2000 ट्रैक्टर का जुलूस निकलवाया, प्रोसेसन निकलवाया। उससे किसान आकर्षित हुए। फिर वही काम हम हजारीबाग में किए। 1500 से लेकर 2000 ट्रैक्टर वहाँ भी शामिल हुए। पूरे इलाके के किसान पहुँचे, उनके बीच हमने उनकी समस्याओं के बारे में और 3 जो नए कानून बनाए हैं उनके बारे में चर्चा की, उनको बताया कि आपको क्या हानि होने वाली है इससे। और इसके बाद जहाँ तक अपने स्टेट में है, तो हम बराबर कहते थे कि हम आएंगे तो जो बोझ से दबे हुए हैं, कर्ज के बोझ से किसान दबे हुए हैं, उनको राहत देंगे, उनका हम कर्ज माफ़ करेंगे। हम किए कि नहीं किए? 50,000 तक का कर्ज माफ़ हम कर दिए। आज भी 300 करोड़ अनुपूरक बजट में हम दिए हैं लोन माफ़ी के लिए। आज इसमें जो अनुपूरक में है उसमें 300 करोड़ है ना, 300 करोड़ का प्रोविज़न किया गया है। 1200 करोड़ पहले से था, 300 फिर किए हैं कर्ज माफ़ी के लिए, कृषि लोन के लिए ये किए हैं। और खाद बीज का पहले दफ़े झारखंड में हुआ, किसी से पूछ लीजिए। झारखंड में पहले क्या होता था, बीज का वितरण अगस्त महीने में, अगस्त में चल रहा है ना, रोपनी ख़त्म हुआ ना, तो अभी सरकार जगती थी और बीज का वितरण करती थी। हमारे कृषि मंत्री बादल जी ने क्या किया, मई के महीने बंटवा दिया और वही बीज खेतों में गया। आज लहलहा रहा है, जगह जगह खेत देखिएगा, धान का खेत लहलहा रहा है, फसल लहलहा रही है। तो किसान के पक्ष में हम पिछले बीजेपी के ज़माने में 30 लाख टन धान की अधिप्राप्ति हुई थी। हमने अपने समय में ठीक डबल कर दिया। धान की अधिप्राप्ति से न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलता है, फ़ायदा होता है। ऐसे किसान बेचारा गांव में, देहात में, लोकल मार्केट में 10 रुपये 11 रुपये केजी बेचता है, तो 1100-1200 क्विंटल हुआ एक तरह से,
और हमको दे रहे हैं 2050। तो किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए धान की अधिप्राप्ति ज़्यादा से ज़्यादा दोगुना बढ़ा दिए, हम कर दिए। और उसमें भी क्या 50% तुरंत दे दिए। अगर 100 रुपये का धान लाया वो तो 50 रुपये हाथ में दे दिए, उसके हाथ में दे दिए। 50 रुपये 2-3 महीना लगा उसको, क्योंकि FCI सबको पैसा लेना पड़ता है चावल दे करके, और तो हम तब पे कर पाते हैं। तो इस तरह से किसानों के पक्ष में कांग्रेस बराबर खड़ी रही है, और झारखंड में तो एकदम कर रहे हैं हम लोग। सर मेरा आखिरी सवाल है कि अभी जो सर भारत सरकार द्वारा जो MSP लागू किया गया है उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं सर? MSP देखिए बहुत हल्ला हुज्जत के बाद दबाव मांग किया है। सीधी बात तीखी बात से शुरू करते हैं इस सवाल को। हमारे साथ पलामू के विधायक भानु प्रताप शाही बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप निर्दलीय से आते थे, बीजेपी में आने का ये आपका क्या मकसद था, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, लगातार 20 साल तक हम अपनी पार्टी को चलाया। पार्टी की एक विचारधारा थी, हमारा एक वसूल था, हमारा एक संघर्ष था। और कभी भी कोई नदी अगर किसी जंगल पहाड़ से निकलती है तो एक न एक दिन वो समुद्र के किनारे जाकर के समुद्र में मिलने का काम करती है। तो हमने जो नीति बनाया, तो मैंने ये देखा कि हमारी नीति और देश के कौन सा ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जिससे हमारी नीति मेल खाती है। गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, अक़लियत, किसान, नौजवान, मजदूर, कौन किसके मान सम्मान कौन रखता है। तो हमने बड़ी अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद हमने पाया कि ये सारे गुण मोदी जी में है, भाजपा में है, हमको भाजपा के साथ चलना चाहिए। विपक्ष ये भी आरोप लगाती है सर कि आपके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, क्या उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं सर? देखिए, ये तो न्यायालय का मामला है और न्यायालय पर हमको भी विश्वास है और मुझे लगता है सभी लोगों को विश्वास होना चाहिए। कब किस पर किस राजनीतिक द्वेष से आरोप लगा ये सब लोग जानते हैं। अब शिबू सोरेन जी क्यों जेल गए, क्या आप जवाब दे सकते हैं? हेमंत सोरेन जी जवाब दे सकते हैं? शशिनाथ झा हत्या में गए, नोट फॉर वोट में गए, कब गए, क्यों गए, क्या आरोप लगा, ये चीज़ें होती हैं राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। जब आप आते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके विरोधी इस तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन अंतिम फैसला न्यायालय का फैसला। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि आप पलामू से बिलोंग करते हैं सर, वहाँ पे आपका अच्छा बोलबाला भी है। ये भी कहा जाता है विपक्षी दलों के द्वारा कि वहाँ बाहुबली के तौर पर आप दिखते हैं और वहाँ के लोगों को डराते धमकाते, इस तरह का विपक्ष जो है आप पर आरोप लगाता है। इस पर क्या कहना चाहिए? कौन ऐसा बोला? कौन विपक्ष? विपक्ष कहता है हमारा विपक्ष झामुमो के लोग। आपको मैं बता दूं कि जो बाहुबली की बात कर रहा होगा, मुझे लगता है वही बाहुबली होंगे। हम लोग गरीब, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, नौजवान, किसान, मजदूर, छात्र के राजनीति करके संघर्ष करके यहाँ आए हैं और हमारे ऊपर आज तक किसी भी तरह का इस तरह का फ्रेम में हमको नहीं गढ़ा गया है। आज मैं जहाँ खड़ा होता हूँ, हजारों लोग मेरे साथ खड़े होते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि पलामू में आकर के शेर की आंख में आंख डाल करके बात कर सके। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है, अगर है तो उसको खड़ा कीजिए हमारे। भानु जी, मेरा आखिरी सवाल ये है, भानु जी आखिरी सवाल ये है कि अभी ये जो सदन में जो चल रहा था, ठीक है, चाहे वो नमाज को लेकर के हो, चाहे वो भजन कीर्तन को लेकर के हो, ठीक है, तो क्या ये रोजगार का मुद्दा जो है ये नमाज से दूर होगा या भजन कीर्तन से दूर होगा? इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नियोजन नीति क्या है, रोजगार से जुड़ा है कि नहीं? जब तक नियोजन नीति नहीं बनेगा, इस बात को पत्रकार लोगों को भी समझने की जरूरत है और झारखंड के एक लोगों को समझने का, जब तक नियोजन नीति नहीं बनेगा उसको कैसे रोजगार सृजन हम करेंगे? नियोजन नीति ही इन्होंने गड़बड़ बनाया। हम लोगों के नियोजन नीति को रद्द कर दिया। आपने नियोजन नीति जो लाया है कि ओपन ऑफ ऑल कर दिया, वही तो हम लोग पूछ रहे थे कि स्थानीय कौन है, परिभाषित कीजिए आप। 2001 के लोग हैं, 2020 के लोग हैं, 1985 के लोग हैं, 1932 के खतियान की बात करते थे, कौन है स्थानीय? क्यों नहीं जवाब दे रही है सरकार? क्यों भाग रही है सरकार? ये नियोजन नीति में आपने हिंदी को बैन कर दिया, उर्दू को सर पे बैठा लिया आपने। क्या आप संदेश देना चाहते हैं? 73% संख्या इस झारखंड में हिंदी बोलती है और लिखती है। हमारे विद्यालयों में 100% हिंदी बोला और लिखा जाता है। हमारे कार्यालयों में 100% हिंदी बोली और लिखी जाती है। तो क्या कल से उर्दू में लिखना यहाँ शुरू करेंगे हेमंत सोरेन जी? कल से उर्दू में भाषण देंगे हेमंत सोरेन जी? कल से उर्दू में जवाब देंगे आलमगीर साहब? अगर वो आकर के इस बात को कहें तो हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। नहीं तो उर्दू को आप सर पे चढ़ा रहे हैं, हिंदी को कट ऑफ मार्क से बाहर कर रहे हैं, तो ये मेरिट लिस्ट से बाहर कर रहे हैं। इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है सर कि अभी जो सांसद में जो चला, ठीक है ना, तो मेरा
सवाल ये है कि जो लोकतंत्र का जो संविधान है सर, वो संविधान से चले या फिर परंपराओं से चले, धार्मिक परंपराओं से चले? क्योंकि आप विपक्ष भी जो है सर वो लगातार प्रदर्शन जारी है आप सभी का, वो उसके बाद भी जो है नमाज वाला जो है करके मुद्दा शुरू हुआ। क्यों विपक्ष ने नहीं, मेरी सवाल पूरी नहीं हुई। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो सांसद है वो धार्मिक परंपराओं से चलते ही है या फिर संविधान से चलता है? आप ये बताइए। आप ही का जवाब मैं दे रहा था। आपको भी थोड़ा सा अध्ययन करके इस बात को बोलना चाहिए। कहाँ से शुरू हुआ? हम लोग कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है, तीसरी बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं। हम लोग बेवकूफ़ नहीं है कि आकर के यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, ढोल झाल बजा रहे हैं, भजन कीर्तन गा रहे हैं। बेवकूफ़ नहीं है। ये शुरू कहाँ से हुआ? आपने किसी एक पंथ को, एक धर्म को कैसे कमरा आवंटित किया? पूरे देश में कहीं भी पता कर लीजिए, ये गलत बोल रहे हैं कि पूरे देश में कहीं भी इस तरह का व्यवस्था रिटेन रूप में नहीं है। रिटेन में नहीं है, ये तो सर मैं समझ रहा हूँ, आपसे सहमत भी हो। लेकिन सर अगर आपके विपक्षी अगर ये स्पीकर साहब से ये एप्लीकेशन ये दे तो वो तो उनके लिए भी, उसके लिए भी एग्री कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो कल हम लोगों ने तो कहा है मंदिर के लिए हम लोगों को ज़मीन दें, ये क्या नाम है, सरना के लिए आप हमको ज़मीन दें, गिरजाघर के लिए आप हमको ज़मीन दें। आज देखिए, आज एक कमरा मांगा गया है। कल के डेट में कुछ लोग आएंगे 10 साल 5 साल के बाद, बोलेंगे कि अब यहाँ नमाज होता था, अब यहाँ एक मस्जिद बनाया जाए। परसों बोलेंगे चूंकि यहाँ मस्जिद है इसलिए इस फील्ड को कब्रिस्तान बनाया जाए। तो क्या हम लोग यह मानेंगे? यह गलत परंपरा की शुरुआत हुई है और इसको ख़त्म होना चाहिए। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।